राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। गली में पहरा देते चौकीदार के डंडे की खटखट और सन्नाटे को चीरती हुई राघव के खर्राटों की आवाज के बीच कब रात का तीसरा प्रहर भी सरक गया, पता ही ना चला। पल पल उधेड़ बुन में डूबा दिमाग और आने वाले कल, होने वाली संभावनाओं से आशंकित मन पर काबू रखना मेरे लिए संभव ही न हो पा रहा था। मैं लाख कोशिश करती, फिर भी 2 दिनों पहले वाला प्रसंग आंखों के सामने उभर ही आता था। उन तल्ख तेजाबी बहसों और तर्क कुतर्क के पैने कटीले झाड़ की चुभन से खुद को मुक्त करने का प्रयास करती, तो एक ही प्रश्न मेरे सामने अपना विकराल रूप धारण करके खड़ा हो जाता। क्या खूनी रिश्तों के तार तार होने का सिलसिला उम्र के किसी भी पड़ाव पर शुरू हो सकता है? कभी न बोलने वाली वसुधा भाभी तभी तो गेहुए सांप की तरह फुफकारती हुई बोली थी, सुमी, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस बार आई हो तो माँ बाबूजी को समझा कर जाओ। उन्हें रहना है तो ठीक से रहें, वरना कोई और ठिकाना ढूंढ लें। कोई और ठिकाना? बाबूजी के पास तो ना प्लॉट है और ना ही कोई फ्लैट। बैंक में भी मुट्ठी भर ही रकम होगी, बस इतनी जिससे 1-2 महीने पेंशन ना मिलने पर भी गुजर बसर हो सके। कहाँ जाएंगे बेचारे। भाभी के शब्द सुनकर कुछ क्षणों के लिए जैसे रक्त प्रवाह थम सा गया था। जिस बहू का आंचल कितनी ही व्यस्तताओं के बावजूद कभी सिर से सरका ना हो, जिसने ससुर से तो क्या घर के किसी भी सदस्य से खुलकर बात ना की हो, वह यूं अचानक अपनी ननद से मुंहजोरी करने का दुस्साहस भी कर सकती है। मैं पलटकर भाभी के प्रश्न का मुंहतोड़ जवाब देने ही वाली थी कि माँ ने बीच बचाव सा किया था। बहू, ठीक ढंग से तुम्हारा क्या मतलब है? मकान का पिछला हिस्सा खाली करके इन्हें हमारे साथ रहना होगा। भाभी ने अपना फैसला सुनाया। उस हिस्से का क्या करोगे? अपनी ऊंची आवाज से मैंने भाभी के स्वर को दबाने की पुरजोर कोशिश की, तो जोर जोर से चप्पल फटकारते हुए वे कमरे से बाहर चली गई। मैंने एक नज़र विवेक भैया पर डाली कि शायद पत्नी की ऐसी हरकत उन्हें शर्मनाक लगी हो, पर वह मेरा कोरा भ्रम था। भैया की आवाज़ तो भाभी से भी बुलंद थी। किराए पर देंगे और क्या करेंगे? इस मकान को बनवाने के लिए बैंक से इतना कर्जा लिया है, उसे भी तो उतारना है। कोई पुरखों की जमीन जायदाद तो है नहीं, किराए पर ही देना है तो हमसे किराया ले लो। मैं अपना चौका ऊपर ही समेट लूंगी। अपने घुटनों को सहलाती हुई माँ बेटे के मोह में इस कदर फंसी हुई थी कि इस बात की तह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी कि उन्हें घर से बेघर करने में भाभी को भैया का पूरा साथ मिला हुआ है। पथराए से बाबूजी चुपचाप पलंग के एक कोने पर बैठे बेमकसद एक ही तरफ देख रहे थे। कुल मिलाकर 2,000 रुपए तो पेंशन के मिलते हैं, उतना तो आपका निजी खर्चा है। मकान के उस हिस्से से तो 3,000 रुपए की उगाही होगी। भैया ने भाभी की आवाज में आवाज मिलाई, तो बाबूजी अपने बेटे का चेहरा देखते रह गए थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जब पूत ही कपूत बन जाए तो उस पराए घर की बेटी को क्या ही कहा जा सकता है। फुसफुसाती हुई माँ की आवाज भीग गई। वे रोते रोते भी बाबूजी से उलझ पड़ी। इसलिए तो तुमसे कहती थी 4 पैसे बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो, पर तुमने कब सुनी मेरी। अब देख लिया अपनी औलाद भी किस तरह से मुंह फेरती है। मैं माँ की बात और नहीं सुन पाई थी। पूरा माहौल तनाव भरा हो गया था। अगले दिन जब चुपचाप अपने घर लौट आई थी, अब वहाँ कहने सुनने के लिए बचा ही क्या था। अब तो सारे रिश्ते ही झूठे लग रहे थे। शाम को मैं चौके में चाय बनाने के लिए घुस गई थी। मन मस्तिष्क जैसे बस में ही नहीं थे। काफी समय बीत जाने के बाद
भी जब चाय नहीं बन पाई तो राघव खुद ही चौके में आ गए थे। एक प्याली मुझे देकर दूसरी प्याली हाथ में लेकर अम्मा के पास जाकर अखबार खोलकर बैठ गए। सुबह के कुछ घंटे अम्मा के साथ बिताना उनकी आदत में है, इसीलिए तो मैंने उन्हें श्रवण कुमार का नाम दिया था। चौके से बाहर निकलकर मैं कुछ काम निपटाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी, पर मन तनाव की गिरफ्त में था। भाभी के बर्ताव का डंक मेरे मन में बुरी तरह चुभा हुआ था। भाभी तो पराए घर की है, पर भैया को क्या हुआ? वे तो सबकी इज्जत करते थे, फिर यह बदलाव क्यों आया? ना जाने कब आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं गश खाकर गिर पड़ी। आँख खुली तो अम्मा मेरी पेशानी सहला रही थी। बदहवास से राघव मेरी आंखों पर पानी के छींटे डाल रहे थे। क्या बात है सुमी, कुछ परेशान सी दिख रही हो? इन्होंने पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। चालाकी से मैंने अपना दुख छिपाने की नाकाम सी कोशिश की, पर पूरे शरीर का तो खून ही जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। राघव आश्वस्त नहीं हुए थे। देखो सुमी, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। हम तुम्हारे अपने ही तो हैं, कुछ कहती क्यों नहीं? मैं सोचने लगी कि राघव जैसे लोग कितने सुखी रहते हैं, बिना किसी गिले शिकवे के जिंदगी में आए उतार चढ़ावों को स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हर रिश्ते को कसौटी पर ही परखते रह जाते हैं। जिंदगी में जो पाया है उससे संतुष्ट नहीं होते। कुछ और पाने की लालसा में जो कुछ पाया है उसे भी खो देते हैं। अपराध बोध मन पर हावी हो उठा था। राघव के कसे हुए तेवरों में दोस्ती की परछाई थी, फिर भी विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा था। अपने अभिभावकों के पक्षधर बने रहने वाले राघव को भला मेरे मायके वालों से क्यों सहानुभूति होने लगी? आज भी यदि अम्मा और मुझे एक ही तुला पर रख कर तोला जाए, तो शायद राघव की नज़रों में अम्मा का ही पलड़ा भारी होगा। एक नज़र अम्मा को देखा था। कहते हैं, औरत ही औरत की पीड़ा को समझ सकती है, पर उन आँखों में भी जो भाव थे, उन्हें अपनेपन की संज्ञा देना गलत था। मौके बेमौके अम्मा कितनी बार तो सुना चुकी थी, अपने मायके का दुख डंक की तरह चुभता है। जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। की दुहाई समय समय पर देने वाली अम्मा इस समय मेरे मर्म पर निशाना लगाने से नहीं चूकेगी। इतना तो इस घर में इतने बरसों से रहते रहते जान ही गई थी। शादी के बाद हर 2 दिनों में मेरे मायके में संदेश भिजवाने वाली अम्मा की नज़रें मेरे ही माँ बाबूजी में खोट निकालेंगी। प्याज के छिलकों की तरह अतीत के दृश्य परत दर परत मेरी आंखों के सामने खुलते चले गए थे। जब भी अम्मा पिताजी इकट्ठे बैठते, अम्मा आंखें नम कर लेती। संस्कार बड़ों से मिलते हैं। मैं तो पहले से ही कहती थी, किसी अच्छे परिवार से नाता जोड़ो। मेरा राघव इकलौता बेटा है, उसकी तो गृहस्थी ही नहीं बसी। ऐसी बात नहीं है। पिताजी भीगे स्वर में कहते, बहू के मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। रमेश चंद्र प्रोफेसर थे। शीला बहन तो परायों को भी अपना बनाने वालों में है। भाई कितना मिलनसार है और भाभी भी अमीर खानदान की इकलौती वारिस है, पर घमंड तो छू तक नहीं गया। हाँ, बहू का स्वभाव विचित्र है, संवेदनशीलता भावुकता नाम को भी नहीं। मैं तो हीरा समझ कर लाया था, अब यह कांच का टुकड़ा निकली तो जख्म तो बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। पिताजी मेरे मायके का जियोग्राफिया खींचते खींचते जब मुझे कोसते, तो अम्मा के जख्मों की कुरेदन और बढ़ जाती। वे मेरे माता पिता को बुलावा भेजती। शिकायतों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी होती थी, जैसे मुझे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, पति को कुछ समझती ही नहीं, कोई काम करीने से कर नहीं सकती, बेहद नक चढ़ी है आपकी बेटी। कहते कहते अम्मा बहस का सारांश पेश करती। माँ सजायाफ्ता मुजरिम की तरह गर्दन लटका कर मेरा एक एक गुनाह कबूल करती जाती।
बाबूजी कभी उनके आरोपों का खंडन करना चाहते भी तो माँ आंख के इशारे से रोक देती। समधियाने में तर्क वितर्क करना उन्हें जरा भी नहीं भाता था। फिर राघव तो उनके दामाद थे, उन्हें कुछ बुरा ना लगे, इसलिए वे चुप ही रहना पसंद करती थी। बेचारी माँ को देखकर ससुराल के लोगों पर गुस्सा भी आता और माँ पर दया। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में दो बच्चों की माँ से अधिक निरीह जीव शायद और कोई नहीं होता। इधर मेरे माता पिता के घर से बाहर निकलते ही माहौल घर का बिल्कुल ही बदल जाता। अम्मा पिताजी किसी न किसी बहाने से घर के बाहर निकल जाते थे ताकि हम दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करके इस मसले को हल कर सकें। पर मुझे तो उस समय राघव की शक्ल से भी चिढ़ हो जाती थी। उन्हीं के सामने मेरे माता पिता की बेइज्जती होती रहती, पर वे मेरे पक्ष में एक भी शब्द कहने के बजाय उपदेश ही देते रहते। अम्मा घर लौटकर बड़े प्यार से एक थाली में 56 भोग परोस कर मुझे समझाती, बहू कमरे में जा, राघव अकेला बैठा है, खुद भी खा और उसे भी खिला। मेमने की खाल में भेड़िया। मैं मन ही मन बुदबुदाती, इसी को तो तिरिया चरित्र कहते हैं। मन में दबा गुस्सा मुंह पर ही आ जाता था और मैं चिढ़कर जवाब देती थी, कोई नन्हे बालक हैं जो मुंह में निवाला दूंगी। अपने लाडले बेटे को खुद ही देखभाल कीजिए। कमरे में जाने के बजाय मैं घर से निकल पड़ती और सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाती। कॉलोनी के लोग अक्सर पार्क में चहलकदमी करते थे। मेरी पनीली आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर आसपास खड़े लोगों में जिज्ञासा पैदा हो जाती थी। वे तरह तरह की अटकलें लगाते, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ पूछता। मैं घर में घटने वाले छोटे से छोटे प्रसंग का बढ़ चढ़ कर बयान करती। ससुराल पक्ष के हर सदस्य को खूब बदनाम करती। घर लौटने का मन ना करता था, ऐसा लगता सभी मेरे दुश्मन हैं। यहाँ तक कि माँ बाबूजी भी दुश्मन लगते थे। इन लोगों को कुछ कहने के बजाय वे यूं मुंह लटका कर चले जाते हैं जैसे बेटी देकर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। 2-4 दिन शांति से बीतते और फिर से वही किस्सा शुरू हो जाता। गलती राघव की थी, उसके अभिभावकों की थी या मेरी नहीं जानती, पर पेशी के लिए मेरे माँ बाबूजी को ही आना पड़ता था। कुछ ही समय में माँ भी तंग आ गई थी। तब विवेक भैया ही आकर मुझे ले जाते थे। मायके में भी मेरे लिए उपदेशों की कमी नहीं थी। राघव इकलौता बेटा है, सर्वगुण संपन्न, ना देवर ना ही कोई ननंद, जमीन जायदाद का इकलौता वारिस है। तू थोड़ा झुक कर चले तो घर खुशियों से भर जाए। माँ, अगर तुम चाहती हो कि बेजुबान गाय की तरह खूंटे से बंधी जुगाली करती रहूं, तो तुम गलत समझती हो। यहाँ वहाँ डोलती भाभी मेरे मुख से निकले हर शब्द को चुपचाप सुन रही होगी। इस ओर कभी भी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उनके हाव भाव को देखकर जरा भी एहसास नहीं होता था कि मेरे शब्दों ने उन पर कोई प्रभाव भी छोड़ा होगा। माँ अकेले में मुझे समझाती, पगली, समझौता करना औरत की जरूरत है। अपनी भाभी को देख, लाखों का दहेज लाई है। हमने तो तुझे 4 चूड़ियों और लाल जोड़े में ही विदा कर दिया था। तब मैं दांत पीस कर रह जाती, कैसी माँ है, बेटी के प्रति जरा सी भी सहानुभूति नहीं। माँ जाती तो बाबूजी मेरे पास आकर बैठ जाते, मेरे सिर पर हाथ रख कर कहते, चिंता मत कर सुमी, मैं जब तक जिंदा हूँ तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ना जाने कैसे लोगों से पाला पड़ा है, लोग बहू को बेटी की तरह रखते हैं और ये लोग। बाबूजी के शब्दों से ऐसा लगता था जैसे डूबते को एक सहारा मिला हो, कोई तो है जो मेरा अपना है। सोचते हुए मैं समर्पित भाव से चौके में जाकर बाबूजी की पसंद के पकवान बनाकर उन्हें आग्रहपूर्वक खिलाती। राघव की कमाई से जोड़ी हुई रकम से मैं भाभी के साथ बाजार जाकर उनके लिए कोई अच्छा सा उपहार ले आती थी।
बाबूजी तब मुझे खूब दुलारते। कितना अंतर है बेटी और बेटे में। सुमी मुझे कितना मान देती है। अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया वह उपालंब भैया भाभी हम सब से नजरें चुराते हुए यूं झेलते थे जैसे उन्होंने कोई कठोर अपराध किया हो। मुझे लगता माँ भी बाबूजी की तरह ही क्यों नहीं सोचती। वे तो मेरी जननी हैं। उन्हें तो बेटी के प्रति और भी संवेदनशील होना चाहिए था। अपरिपक्वता की दहलीज पर कुलाचे भरता मन सोच ही नहीं पाया कि माँ की भी तब अपनी ही मजबूरी रही होगी। महंगाई के जमाने में पति की सीमित आमदनी में दो बच्चों की परवरिश करना कोई हंसी खेल तो था नहीं। घर के खर्चों में से इतना बचता ही कहाँ था जो अपनी बीए पास बेटी के लिए दहेज की रकम जुटा पाती। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करने वाली माँ कभी कभी एक रूमाल और चप्पल लेने के लिए भी तरसा देती थी। फैशनेबल पोशाकों में लिपटी हुई अपनी सहपाठिनों को देखकर मेरा मन तड़पता तो जरूर था, पर कर कुछ भी नहीं पाता था। अभावों के शिलाखंड तले दबा कुचला बचपन धीरे धीरे सरकता चला गया और मुझे यौवन की सौगात थमा गया। बचपन में मिले अभावों ने मेरे मन में कुंठा की जगह ऊंची इच्छाओं को जन्म देना शुरू कर दिया था। मैं बेहद ही महत्वाकांक्षी हो उठी थी। कल्पनाओं के संसार से मैंने रेशमी परिधानों से सजे संवरे ऐसे धनवान पति की छवि को संजोया था जिसके पास देसी विदेशी डिग्रियों के अंबार हों, नौकरों की फौज हो, आलीशान बंगला हो, गाड़ियां हों। सास के रूप में ऐसी चुस्त दुरुस्त महिला की कल्पना की थी जो क्लबों में जाती हो, किट्टी पार्टियों में रुचि लेती हो, शिगार के कस लेते हुए ससुर पार्टियों में ही बिजी रहते हों। कुल मिलाकर मैंने बेहद संभ्रांत ससुराल की कल्पना की थी। कहते हैं जीवन में जब कुछ भी नहीं मिलता तो बहुत कुछ पाने की लालसा मन में इतनी तेज हो उठती है कि इंसान अपनी औकात अपनी सीमाओं तक को भूल जाता है। तभी तो साधारण से व्यक्तित्व वाले बीए पास राघव जिनके पास ओहदे के नाम पर लोअर डिवीजन क्लर्क के लेबल के अलावा कुछ भी न था, मुझे जरा भी आकर्षित नहीं कर पाए थे। उस पर उनका इकलौता होना मुझे इस बात के लिए हमेशा आशंकित करता रहा था कि हो न हो इन लोगों की उम्मीदें मुझसे बहुत अधिक होंगी। मेरे विरोध के बावजूद माँ बाबूजी ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और मैं राघव की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। यूं कमी इस घर में भी कोई न थी। शिक्षित परिवार ना सही, जमीन जायदाद सब कुछ था। यहाँ तक कि मुंह दिखाई की रस्म पर पिताजी ने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी थी। पर मेरा मन परेशान था। हीरे चांदी की चकाचौंध और सोने नगीने की खनक तो राघव के पिता की दी हुई है, उसका अपना क्या है। वेतन भी इतना कि ऐशो आराम के साधन तो दूर की बात, मेरे लिए अपनी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। मैं हर समय चिढ़ती कुढ़ती रहती। सास ससुर को बेइज्जत करना और पति की अनदेखी करना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया था। शुरू में तो राघव कुछ नहीं कहते थे, पर जब पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगा तो फट पड़े थे। तुम कोई महारानी हो जो हमेशा लेटी रहो और माँ सेवा करती रहे। क्या मतलब? मैं तन गई थी। मतलब यह कि घर की बहू हो, घर के काम काज में माँ की मदद करो। क्यों? क्या मेरे आने से पहले तुम्हारी माँ काम नहीं करती थी? मैंने महाभारत शुरू होने की पूर्व सूचना सी दी थी। तब और अब में फर्क है। जब कोई सामने होता है तो उम्मीद होती ही है। मेरी माँ तो मेरी भाभी से जरा भी उम्मीद नहीं करती। तुम्हारे घर के रिवाज इतने विचित्र क्यों हैं? तुम्हारी भाभी नौकरी करती है, आर्थिक रूप से तुम्हारे परिवार की सहायता करती है। राघव ने गुस्से से मेरी ओर देखा तो मैं समझ गई कि काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, पर इतनी जल्दी मैं झुकने को तैयार ना थी। खामोश नदी में पत्थर फेंकना मुझे भी आता था। मैं मुस्तैदी से काम में जुट गई। सास चाय बनाती, मैं चीनी उड़ेल देती। पिताजी या राघव मीन मेख निकालते,
तो मैं अम्मा का नाम लगा देती। एक दिन मैंने सब्जी को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया कि अम्मा परेशान हो उठी। फिर तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने हर आरोप का मुंह तोड़ जवाब दिया। घात लगाकर हर समय आक्रमण की तैयारी में मैं लगी रहती। क्या मजाल जो कोई थोड़ी सी भी चूं चपड़ कर ले। राघव को बुरा तो लगता था, पर मेरे अशिष्ट स्वभाव को देखकर चुप हो जाते थे। जल्द ही सास भी समझ गई कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सास ससुर दोनों ने खुद को एक कमरे में समेट लिया। घर में अब मेरा एक छत्र राज था। अपनी मर्जी से पकाती, घूमती फिरती। घर में खूब मित्र मंडली जमती थी। कुल मिलाकर आनंद ही आनंद था। अपने रण क्षेत्र में विजय पताका फहराकर मैंने भाभी को फोन किया। मजे ले लेकर खूब किस्से सुनाए। भाभी तब तो चुपचाप सुनती रही थी, पर जब मैं माँ के पास गई तो उन्होंने जरूर कुरेदा था। क्या बात है सुमी, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। भाभी, घर का हर आदमी अब मेरे इशारों पर नाचता है। क्या मजाल जो कोई उफ भी कर जाए। घर का खर्चा भी तुम्हारे ही हाथ में होगा। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। ससुर जी पूरी पेंशन मेरे हाथ पर रख देते हैं। तुम तो जानती ही हो, राघव की तनख्वाह तो इतनी कम है कि राशन का खर्चा भी नहीं निकल सकता। अपनी पूरी तनख्वाह माँ की हथेली पर रखने वाली भाभी के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित हो चुके हैं। मैं तब भला कहाँ जान पाई थी। भाभी बस एक ही बात खटकती है। मैंने मुंह लटका लिया। वह क्या, राघव की मुंहबोली बहन जब तक आट पकती है। अपने सगे संबंधी भी कभी कभी बुरे लगते हैं। उनसे तो घर भरा भरा लगता है। अपने सुखी संसार पर कलह के बादलों का पूर्वानुमान होते देख माँ ने जैसे मुझे आगाह किया था। पर सीख तो उसी को दी जाती है जो सीखना चाहे। मैं तो सिखाना चाहती थी। घर तो भरा रहता है, पर आओ भगत भी तो करनी पड़ती है। खर्चा होता है सो अलग। माँ जैसे सकते में आ गई थी। हर सगे संबंधी का आदर सत्कार करने वाली माँ को बेटी के कथन में परायेपन की बू आ रही थी। अपना मत व्यक्त करके मैं तो लौट आई थी। मेरे विवाह को 3 वर्ष हो गए थे। घर में नया मेहमान आने वाला था। सभी खुश थे। अम्मा, राघव की माँ, मेरी खूब देखभाल करती थी। जी जान से वे नन्हे शिशु के आगमन की तैयारियों में जुटी हुई थी। किस समय किस चीज की जरूरत होगी, इसी उधेड़-बुन में उनका पूरा समय निकल जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे करीब आकर वे मेरे साम्राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दें। आशंका के बादल मेरे मन के इर्द-गिर्द मंडराने लगे थे। एक दिन मैंने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया, अम्मा, आप ज्यादा परेशान ना हों। प्रसव मैं अपनी माँ के घर पर करूंगी। पहली जचगी, वह भी मायके में। वे चौंकी थी। जी हाँ, क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। बहुत दिनों बाद मैंने खाली प्याले में तूफान उठाया था। सहसा सामने खड़े राघव का पौरुष जाग गया था। उन्होंने खींचकर एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया था। इस घर में तुमने नागफनी रोपी है, पूरे घर को नरक बनाकर रख दिया। अब तो इस घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। मेरा अपमान करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने बैग में कपड़े ठूंसे और माँ के पास चली आई। वैसे भी 8वां महीना चल रहा था। आना तो था ही। मुझे किसी ने रोका नहीं था। और अगर कोई रोकता भी तो मैं तो रुकने वाली नहीं थी। माँ के ड्राइंग रूम में काफी हलचल थी। भाभी के माता पिता बेटी की गोद भराई की रस्म पर रंगीन टीवी और फ्रिज लाए थे। छोटे छोटे कई उपहारों से कमरा भरा हुआ था। घर के सभी सदस्य समधियों की सेवा में बिछे हुए थे। माँ ने उड़ती सी नजर मुझ पर डाली थी। उनकी अनुभवी आंखों को यह समझते जरा भी देर न लगी कि मेरे घर में जरूर कुछ न कुछ घटना घटी है। पर पाहुनों के सामने पूछती कैसे?
अपने साथ मेरी ससुराल भी तो बदनाम होती, जो उनकी जैसी समझदार महिला को कतई मंजूर न था। मेहमान चले गए तो माँ बाबूजी मेरे पास आकर बैठ गए। भैया के कमरे से छनकर आ रही रोशनी से साफ पता चल रहा था कि वे लोग अभी तक सोए नहीं हैं। माँ धीरे धीरे मुझे कुरेदती रही और मैं सब कुछ उगलती चली गई। माँ तुम नहीं जानती वे कैसे कैसे संबोधन मुझे देते हैं। उन्होंने मुझे नागफनी कहा है। मैं रोआसी हो उठी थी। ठीक ही तो कहा है, गलत क्या ही कहा है। भैया की गुस्से से भरी आवाज थी। आपे से बाहर होकर ना जाने कब से वे दरवाजे पर खड़े हुए मेरी और माँ की बातें सुन रहे थे। माँ कभी मेरा मुंह देखती तो कभी भैया का। सुमी आखिर भावनाओं का भी कुछ मोल होता है। राघव इकलौते हैं, ना जाने कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं लोग अपने बेटे और बहू से। पर तू तो कहीं भी खरी नहीं उतरी। तुझे तो खामोश नदी में पत्थर फेंकना ही आता है। माँ भैया को चुप करवाना चाहती थी, पर उनका गुस्सा सारी सीमाएं पार कर चुका था। इस लड़की को सब कुछ तो मिला, पैसा, प्यार, मान, इज्जत, इसी में सब कुछ बचाने की सामर्थ्य नहीं है। जब सब कुछ मिल जाए तो उसकी अवमानना, उसके तिरस्कार में ही सुख मिलता है। कहते हुए भैया उठे और कमरे से बाहर निकल गए। उसके बाद भैया भाभी की बातचीत काफी देर तक चलती रही। इधर माँ मुझे पूरी रात समझाती रही कि मैं अपना फैसला बदल लूं। एक तो खर्च का अतिरिक्त भार वहन करने की क्षमता उनमें नहीं थी। जो कुछ करना था भैया भाभी को ही करना था। दूसरे बढ़े हुए काम का बोझ उठाने की हिम्मत भी उनके कमजोर शरीर में नहीं थी। भैया भाभी के बदले हुए तेवरों में उन्हें आने वाले तूफान की संभावना साफ दिखाई दे रही थी। पर मैं थी कि टस से मस ही ना हुई। राघव की माँ से कुछ भी अपने लिए करवाने का मतलब था कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरे ही दिन राघव के पिता का फोन आया था। बच्चे हैं, नोक झोंक तो आपस में चलती ही रहती है। बहू से कहिए सामान बांध ले और घर लौट आए। पर मैं तो विष की बेल बनी हुई थी। ना जाना था, ना ही गई। पूरा दिन आराम करती, ना हिलती, ना डुलती। माँ की भी उम्र हो चली थी, कितना कर पाती। भाभी पूरा दिन दफ्तर में काम करती और लौटकर माँ का हाथ बटाती। मैं भाभी को सुनाकर माँ का पक्ष लेती। माँ बेचारी कितना काम करती है। एक मेरी सास है, राजरानी की तरह पलंग पर बैठी ही रहती है। माँ से सहानुभूति जताते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा फूट पड़ती थी। माँ मुझे दुलारती रहती, पर इस बीच भाभी मैदान छोड़कर चली जाती थी। काफी दिनों तक उनका मुंह उखड़ा रहता था। नन्हे अभिनव के आगमन पर सभी मौजूद थे। उसे देखते ही राघव की माँ निहाल हो उठी थी। हूबहू राघव की तस्वीर है, वैसे ही नाक नक्श, उतना ही उन्नत मस्तक, वही गेहुआ रंग। सूरत चाहे राघव से मिले, पर सीरत मुझसे ही मिलनी चाहिए। मैंने बेवकूफ़ी भरा उत्तर दिया और अपने गंदे तरीके पर राघव की नाराजगी की प्रतीक्षा करने लगी। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। पोते को दुलारने के लिए बढ़े अम्मा के हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए थे। मैं मन ही मन विजय पताका लहराकर मुस्कुरा रही थी। 2 महीने तक माँ और भाभी मेरी सेवा करती रही। राघव की माँ खूब सारे मेवे, पंजीरी और फल भिजवाती रही थी, पर मैं किसी भी चीज को हाथ ना लगाती थी। एक दिन माँ के हाथ की बनी हुई खीर खा रही थी कि भाभी ने करारी सी चोट की। दीदी, तुम्हारी सास ने इतने प्रेम से कलेवा भेजा है, उसका भी तो भोग लगाओ। अपनी समझ अपने ही पास रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे घर के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करो। तुम्हारा घर। मुंह बिचकाते हुए भाभी कमरा छोड़कर चली गई तो मैं कट कर रह गई। आखिरकार मैं अपशब्दों पर उतर आई थी। उन्हीं दिनों भैया भाभी ने दफ्तर से कर्जा लेकर मेरी ही ससुराल के पास मकान खरीद लिया था।
4 कमरों के इस मकान में आने से पहले ही माँ ने यह फैसला ले लिया था कि माँ और बाबूजी पिछवाड़े के हिस्से में रहेंगे। यह मशवरा उन्हें मैंने ही दिया था और भैया मान भी गए थे। नए मकान में आने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उठापटक और परेशानी से बचने के लिए मैं ससुराल लौट आई थी। घर लौटी तो खुशी के बादल छा गए थे। सास ने भावावेश में आकर अभिनव को गोद में ले लिया और लगी उसका मुंह चूमने। नन्हा फूल सा बालक, कहीं कोई संक्रमण हो गया तो। मैंने उसे अपनी गोद में समेट लिया और साथ ही सुना भी दिया। बच्चे की देखभाल मैं खुद ही करूंगी, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिताजी अब कुछ भी नहीं कहते थे, जैसे समझ गए थे कि बहू के सामने कुछ भी कहना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।